प्रिय विद्यार्थियों, हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा, उस पर हम बात करने के लिए आपसे कह रहे थे। इसके पहले हमने मूल्यांकन की बहुत सारी बातें की आपके साथ। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में जब हम अध्यापन कार्य करने जाते हैं तो हमारा एक प्लान होता है, एक सामान्य उद्देश्य होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक सामग्री का, प्रत्येक पक्षों का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। उसी तरह से मूल्यांकन के भी कुछ उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसा हमने बताया कि एक सामान्य उद्देश्य होते हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त किए जाते हैं और विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो सामान्य उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं और यह देखते हैं कि हम कहाँ तक उद्देश्य की पूर्ति हमारी हो रही है अथवा नहीं हो रही। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? पहली बात ये कि बालकों में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान। जब हम मूल्यांकन करें तो उस मूल्यांकन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बालकों में होने वाला जो परिवर्तन है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए कि कौन सा परिवर्तन विद्यार्थियों में हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस बात का ध्यान अध्यापक ही नहीं बल्कि अभिभावक भी रखते हैं, यह उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उद्देश्य क्या है? योजना निर्माण में सहायक। जब हम उद्देश्य स्पष्ट करते हैं तो हम प्लान तैयार करते हैं। और प्लान कैसे तैयार करते हैं कि हमको किस सोपान में क्या पढ़ाना है, किस सोपान में क्या पढ़ना है, कहाँ पर को किस चीज़ का प्रयोग करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसलिए योजना के निर्माण में यह सहायक होता है, एक उद्देश्य होना चाहिए ये भी। और अध्यापन एवं विकास का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन और विकास का ज्ञान कैसे? विद्यार्थियों का विकास कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन सी विधि प्रविधि का प्रयोग करेंगे तो ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, या हम अध्यापन शिक्षण या अध्यापन करेंगे तो किस तरह का हमारा उद्देश्य होगा, हम कौन से उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसी तरह अप्लाई करेंगे, उसी तरह क्रियान्वयन करेंगे उसका। तो इसलिए इसके उद्देश्य यह है कि अध्यापन और विकास का ज्ञान भी उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद जो आवश्यकताएं हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, उन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को अथवा अध्यापक की आवश्यकताओं को और विद्यार्थियों की कुशलताओं को, उनकी योग्यताओं को, उनकी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। जब हम उद्देश्य बनाएं तो हम उद्देश्य को बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि विद्यार्थी की योग्यता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी कुशलता क्या है, उसकी क्षमता क्या है। इन सारी चीज़ों का ध्यान दे करके ही उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। क्योंकि जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम किस हद तक अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को और उनकी कुशलताओं को, उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस दृष्टि से यह उद्देश्य बनाना चाहिए। और स्व-विकास करना। स्व-विकास कैसे? चाहे विद्यार्थी का अपना स्व-विकास हो, इस तरह का कोई उद्देश्य आप डेवलप करें, बनाएं, या आपका अपना अध्यापन का कैसे विकास हो सकता है, आपकी अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, कौशलों का विकास कैसे हो सकता है, यह भी अपने उद्देश्य में शामिल करना चाहिए। उसके बाद उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि शिक्षक की योग्यता की जांच करना। हमारा उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि शिक्षक की क्या योग्यता है, उसकी क्षमता क्या है, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। और वह ज्ञान हम तब प्राप्त करेंगे जब हम उसका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। इसलिए यह भी हमारे उद्देश्य में शामिल होना चाहिए। और जो हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं, उन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हम निर्धारित उद्देश्य बनाते हैं, कुछ सामान्य उद्देश्य बनाते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब तक हम
उद्देश्य को ध्यान में रख करके काम नहीं करते हैं, तब तक हमारा शिक्षण प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उस मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के तहत कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब एक अध्यापक होने के नाते आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको विद्यार्थियों के सर्वांगीण पक्ष को ध्यान में रखते हुए आप अपने उद्देश्य बनाइए कि आपका शिक्षण भी प्रभावशाली हो और विद्यार्थियों में परिष्कार भी हो, विद्यार्थियों में सुधार भी हो। तो इसलिए हम बात कर रहे थे कुछ उद्देश्यों की, और उद्देश्यों के बाद जो हम मूल्यांकन के क्षेत्र की बात करेंगे, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या क्या होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र, उसके अलग अलग क्षेत्र हैं। मानसिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांवेगिक क्षेत्र या भावात्मक क्षेत्र अथवा भावात्मक क्षेत्र। तो यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम मूल्यांकन शिक्षा में हम मूल्यांकन किस किस चीज का करते हैं। हम मानसिक विकास का मूल्यांकन करते हैं, मानसिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, विद्यार्थी का सामाजिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, सांवेगिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, उसका भावात्मक विकास है अथवा नहीं है। तो ये सारे अपने अपने क्षेत्र हैं कुछ, और इन क्षेत्रों में हम मूल्यांकन करते हैं। और इन मूल्यांकन करने के बाद जहाँ पर यह परिष्कार संभव होता है कि विद्यार्थी को मानसिक विकास में कहाँ पर असफलता प्राप्त हो रही है, वहाँ पर हम मूल्यांकन करके उसकी असफलता को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके शारीरिक विकास में कहाँ पर समस्या आ रही है, हम इसका मूल्यांकन करके उसको बता सकते हैं। और सामाजिक विकास क्या है, सांवेगिक विकास क्या है, भावात्मक विकास क्या है, इन सारे पक्षों का, इन सारे क्षेत्रों का हम ध्यान रखते हैं, और इसीलिए हम प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना मूल्यांकन करते हैं। और जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है, खास करके क्षेत्रों के हिसाब से कि हम किस पक्ष का, किस क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात की विषय वस्तु का हम मूल्यांकन करते हैं। क्या जो विषय वस्तु हम विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वह विषय वस्तु विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर है अथवा नहीं, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो विषय वस्तु का मूल्यांकन रखते हैं। पता लगा कि विद्यार्थी का स्तर कुछ दूसरा है और आपकी विषय वस्तु का स्तर कुछ दूसरा है, तो जब स्तरों में समानता नहीं होगी तो जो ज्ञान आप देना चाहते हैं विद्यार्थियों को वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए विषय वस्तु का आप मूल्यांकन करते हैं। पहले जांच परख कर लेते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है और कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है। और उसके बाद योग्यता, कुशलता, और इन योग्यताओं और कुशलताओं का हम अनेक परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन करते हैं। विविध जो परीक्षण हैं, जो अनेक टेस्ट हैं, उन टेस्टों के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। किसका करते हैं? योग्यता का, क्षमता का, रुचि का, कौशलों का। इनका हम निरीक्षण करते हैं, इनका परीक्षण करते हैं। क्यों? इनका निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद जहाँ पर परिष्कार संभव है वहाँ पर हम परिष्कार करते हैं। इसलिए हम इनका मूल्यांकन करते हैं। और शारीरिक विकास का मूल्यांकन, सामाजिक विकास का मूल्यांकन, नैतिक विकास का मूल्यांकन, हम किस तरह से इन सारे तथ्यों का मूल्यांकन करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना होता है। हम सामाजिक मूल्यांकन करते हैं या शारीरिक मूल्यांकन करते हैं। तो एक अध्यापन कार्य में विद्यार्थी बहुत देर तक, मान लीजिए उसको शारीरिक समस्या है, नहीं बैठ पा रहा है बहुत देर तक, तो उसकी समस्याओं को जान करके और उसके बाद हम उसको उस तरह का उपचार दें। सामाजिक विकास उसका नहीं हो रहा है तो हम उस तरह की सिचुएशन बनाएं कि सामाजिक विकास उसका किस तरह से होगा। सांवेगिक विकास नहीं हो रहा है तो हम सांवेगिक विकास कैसे हो सकता है, उसको ध्यान में रख करके काम करते हैं। उसका भावात्मक विकास क्या है, इसको ध्यान में रख करके काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों में मूल्यांकन का अत्यधिक महत्व है
और प्रत्येक क्षेत्र में सुधार करने के लिए, परिष्कार करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हम क्षेत्रों को ध्यान में रख करके उनका मूल्यांकन करते हैं। तो कुछ जो मूल्यांकन के क्षेत्र हैं उनकी हम चर्चा आपसे कर रहे थे, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की। जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन की विशेषता क्या है, क्योंकि हम किसी भी पक्ष की विशेषता को ध्यान में रख करके ही काम करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए उसकी मूल्यांकन की विशेषता यह है कि इसमें निरंतरता होती है। निरंतरता होती है इसका मतलब यह है कि आप लगातार वीकली, मंथली, वार्षिक, अर्धवार्षिक आप लगातार क्रमशः आप निरंतर तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे आज एक हफ्ते में एक दिन आपने किया तो अगले हफ्ते फिर करेंगे टेस्ट, अगले हफ्ते फिर करेंगे टेस्ट। इस तरह से एक उसमें निरंतरता, प्रवाहिता रहती है, इसकी विशेषता है। और दूसरी बात यह है कि व्यापकता भी है। व्यापकता का मतलब विभिन्न पक्षों का ज्ञान कराती है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो विद्यार्थी के इतना व्यापक है कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हम मूल्यांकन करते हैं, इसलिए भी यह व्यापक है। इसकी विशेषता है कि यह व्यापक है और बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए भी इसकी विशेषता है। दूसरी बात ये कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में दो चीजों का होना और आवश्यक है, एक आंतरिक, एक बाह्य मूल्यांकन, क्योंकि दो मूल्यांकन किए जाते हैं। आप कक्षा में भी मूल्यांकन करते हैं, वह आंतरिक मूल्यांकन होता है। आप कक्षा से बाहर मूल्यांकन करते हैं, वह बाह्य मूल्यांकन होता है। तो आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन दोनों तरीके से किया जाता है, इसलिए भी इसकी विशेषता है। और अलग पक्षों का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन है। जैसे कोई चिकित्सा क्षेत्र का है, वह अपना अलग मूल्यांकन करेगा। हम शिक्षा क्षेत्र से हैं तो हम शिक्षा में मूल्यांकन करेंगे। वह कारखाने का है तो वह अलग अपनी मूल्यांकन करेगा। किसी विशेष पदार्थ का मूल्यांकन करना है तो वह अलग मूल्यांकन करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी विशेषता एक ये भी है कि विभिन्न पक्षों का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करना भी इसकी विशेषता है। और इसकी विशेषता एक और भी है कि शिक्षा प्रक्रिया में सुधार कहाँ हो सकता है। हम ऐसी सामग्री, ऐसे तथ्य, ऐसी सूचनाएं विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को लाभ मिले। इसलिए जो भविष्य के काम आने वाले तथ्य, विषय वस्तु हैं, उनको ध्यान में रख करके हम शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करने की कोशिश करते हैं और मूल्यांकन से हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है। इसलिए समय समय पे प्रश्न पत्रों में बदलाव होता है, समय समय पे सिलेबस, पाठ्यक्रम या जो पाठ्यचर्या है उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये परिवर्तन मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं। और दूसरी बात एक और कि जब हम मूल्यांकन की विशेषताओं का ध्यान रखते हैं तो उसमें यह बात भी सामने आती है कि वैधता होती है मूल्यांकन। एक मूल्यांकन वैध होना चाहिए। कैसे? मूल्यांकन के द्वारा उस ज्ञान की ही जांच की जाए जिसके लिए वह परीक्षा ली जा रही है। ये नहीं है कि हम किसी दूसरे का टेस्ट ला करके किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग करें, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं उसी चीज के लिए ही वह बनी है, उसी का ही वह टेस्ट लें, इसलिए वैधता होनी चाहिए। और एक वैध मूल्यांकन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति भी कराता है। और दूसरी बात एक और कि इसमें सरलता भी है। सरलता कैसे है कि बहुत आसान तरीके से भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए भी सरल। वस्तुनिष्ठता, इसकी विशेषता एक ये भी है कि वस्तुनिष्ठ भी होता है। आप जो भी प्रश्न बना करके विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं उनके उत्तर निश्चित है, उनके उत्तर निश्चित है कि इस उत्तर में, इस प्रश्न में यह उत्तर लिखना है वस्तुनिष्ठ तरीके से। और उसके बाद इसकी व्यापकता है जिसकी चर्चा हमने आपसे किया, और विश्वसनीयता भी है इसकी। और एक मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी चाहिए कि
आप चाहे वह टेस्ट, वह परीक्षण आप चाहे जितने लोगों पर करिए, लेकिन परिणाम एक ही आए, तब तो हम उसको विश्वसनीय कहेंगे। जैसे घड़ी का उदाहरण देते हुए हम विश्वसनीयता की बात करते हैं, तो जैसे जो घड़ी आज 10 बजे का समय है और 10 बजा रही है, और वही घड़ी कल फिर जा करके 10 बजे उसी टाइम पे बजा रही है, तो वह विश्वसनीय कहलाता है। लेकिन यदि वह घड़ी आज 10 बजा रही है और उसी समय पे वह 11 बजाएगी कल, तो वह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए एक मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी आवश्यक है। और जो हम टेस्ट करें, जो हम परीक्षण लें, जो हम प्रश्न बनाएं, वस्तुनिष्ठ तरीके से, निबंधात्मक तरीके से, और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुत सारे तरीके से जब हम प्रश्न बना करके पूछते हैं, तो उनमें व्यावहारिकता होनी चाहिए। व्यावहारिकता में क्या कि निर्माण कार्य में आसानी होनी चाहिए। जब हम प्रश्न बनाएं तो प्रश्न बनाने में हमको आसानी हो, ज्यादा कठिनता नहीं होनी चाहिए। प्रयोग जब हम करने लगे उस प्रश्न का, तो उसमें भी आसानी हो, उलझाऊ प्रश्न न हो, उसकी और अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। और जब हम निर्माण में सरलता लाएंगे, प्रयोग में सरलता लाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके परिणाम में भी सरलता प्राप्त होगी, आसानी से वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब हम विशेषता की बात करते हैं, मूल्यांकन की विशेषता की बात करते हैं, उसके अंतर्गत ये बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। उनको ध्यान में रख करके हम मूल्यांकन करते हैं, और एक मूल्यांकन की ये कुछ अलग अलग अपनी विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन से परिष्कार संभव है, परिवर्तन हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्या करते हैं, हम निदान करते हैं कारणों को जान करके। कारणों को जान करके कैसे? हम निदान करते हैं कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर आने वाली समस्याओं का ज्ञान करते हैं कि विद्यार्थी को कहाँ पर कौन सी समस्या आ रही है, उसकी कमियों को ध्यान में रख करके हम उसी तरह का उपचार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मूल्यांकन की विशेषताओं का ध्यान रखते हैं, तो निदानात्मकता भी उसकी एक विशेषता होती है। उस निदानात्मकता को भी ध्यान में रख करके हम मूल्यांकन करते हैं। और अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं, तो हम मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, और मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, उन मूल्यांकन के प्रकारों को हम आपको अगले चैप्टर में बताने की, पढ़ाने की और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।